Hello everybody. इसका पासवर्ड ठीक है ना? पासवर्ड नहीं है पासवर्ड। हेलो एवरीबॉडी। ठीक है ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, मेरा नाम अभिनंदन गोपाल है। क्या मेरी आवाज़ सही से पहुंच रही है आप सभी तक? एम आई ऑडिबल? मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ सही से पहुंच रही है। तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अभिनंदन गोपाल है और मैं एक लेखक हूं। मैं कविताएं लिखता हूं और एक स्टूडेंट हूं, एक छात्र हूं। मैं अभी पढ़ाई भी अपना कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बच्चों के अधिकारों को लेकर के, जो मेरे हम उम्र साथी हैं, उनको लेकर के हम लोग कई सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो मैं एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट भी हूँ। तो मेरे पास कोई ऐसी कहानी नहीं है। अभी मैं एक बहुत ही छोटा सा बच्चा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ही छोटा, अभी मेरी कोई कहानी उतनी बड़ी नहीं है कि मैं आपको सुनाऊँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, एक बच्चे का एक्सपीरियंस है। और एक बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही मैटर करता है, क्योंकि एक बच्चा जिस तरह से बड़ा हुआ है जी। तो मैं पहले अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगा आप सभी को। मेरी जो ये कविता है वो इसी बात को दर्शाती है कि एक जो बच्चा है उसके अंदर क्या है। एक जो बच्चा होता है वो दरअसल किस तरह की शिक्षा चाहता है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इनडायरेक्ट वे से कही गई है। और वो बच्चा कोई और नहीं, मैं ही हूँ। तो मैंने इस कविता में उस बच्चे को लिखा है। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे गीत का बच्चा। मैं इस कविता से शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जर्नी पर आऊँगा। मेरे गीत का बच्चा झील के उस पार बैठा है। मेरे गीत का बच्चा झील के उस पार बैठा है। मैं जब नदियों में कान लगाता हूँ उस मेरे गीत का बच्चा झील के उस पार बैठा है। मैं जब नदियों में कान लगाता हूँ उसकी आवाज़ छल छलाती है। बच्चों की उदासी में उतनी आशा है जितना बड़ों की आशा में निराशा है। उनकी हिचकियाँ बदलेंगी बुरा वक्त, उनकी सिसकियों में भी उम्मीद। मेरे गीत का बच्चा बुन रहा है बादल। मैं जब बारिश लगाता हूँ उसकी सांसें झिमझिमाती हैं। ये बार बार इंटरप्ट क्यों हो रहा है? क्या मेरा वीडियो बार बार इंटरप्ट तो नहीं हो रहा है? हेलो। तो वैसे ना या किसी दूसरे ग्रह पर तुम्हारी अजन्मी। हेलो। वे सहेजेंगे प्रकृति अपनी पीढ़ियों के खातिर। वे नाराज में एक पेड़ हो हमारे लिए।
तो बीच में कुछ इंटरप्शन हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो अब मैं फिर से अपनी कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वे सहेजेंगे प्रकृति अपनी पीढ़ियों के खातिर, वे नाराज होंगे तो कुट्टी करेंगे, वे फिर खुश होकर साथ में हल्ला करेंगे। वे नहीं चाहेंगे उनके नस्लों के पास आलीशान बंगले हो और बागवा में सूखे घास। मेरे गीत का बच्चा अंधेरे में टिमटिमा रहा है, मैं जब आकाश ताकता हूँ उसकी आंखें झिलमिलाती हैं। वे हमें उलझन में डाल देंगे इस कदर कि हम उन्हें बच्चा कहें या बड़ा, या फिर हम बड़े को बच्चा कहें या बच्चे को बड़ा। वे बहरे होकर भी सुन लेंगे हिकायतें हमारी, हम उनकी ज़िम्मेवारी है, वे अपनी ज़िम्मेवारी नहीं छोड़ेंगे हमारे हिस्से, वे नहीं दोहराएंगे हमारे किस्से। सतर्क रहिए, हमारी हरकतें एक बच्चे की निगाह में हैं। मेरे गीत का बच्चा अपनी गिल्ली ढूंढ रहा है, वो झाड़ियों को डंडे से टटोलता है। बच्चे, तुम्हारी गिल्ली मेरी मुट्ठी में है। हम जब कुछ मामलों में उन्हें दूर झिटक देंगे, हम जब उन्हें कुछ मामलों से दूर झिटक देंगे, वे हमारे कपड़ों को अपनी नन्ही उंगलियों से खींचेंगे आहिस्ता। हम जब उनकी नासमझी पर उन्हें चुप रहने को कहेंगे, हम जब उनकी तोतली जबान दबा देंगे, तब उनकी आवाज़ें तमाम गंभीर मुद्दों में हमारे बड़प्पन का चोगा फाड़ कर अंकुरित हो जाएंगी। वे अपनी आंसुओं से सूखी नदियों को भर देंगे, जब बादल बंजर हो जाएंगे उनकी आशाओं के फसल अकालों में लहलहाएंगे। हम भूल जाएंगे, वे हमें याद दिलाएंगे। हम भूल जाएंगे, वे हमें याद दिलाएंगे। वे अपने घर के सूखे ईंटों को मज़दूरों के पसीनों से तर नहीं करेंगे। वे हमें सिखाएंगे जीने का सही सलीका, वे हमें सिखाएंगे दुनिया जीतने का सही तरीका। मेरे गीत का बच्चा मट्टी खा रहा है, मैं जब ज़मीन पर नंगे पाँव रखता हूँ उसकी धड़कनें धक धक करती हैं। बच्चों जैसी बातें, बच्चों जैसी हरकतें, अब बच्चों जैसी नशुमार चीज़ें। हाँ, बच्चों की चीज़ें अब तुच्छ नहीं रही, क्योंकि वे हमारे अपराधों के हत्थे चढ़ गए, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं चला कब वे नशे की खाई में ढकेल दिए जाते हैं। बच्चे कभी बड़ों के हवस चढ़ जाते हैं, बड़े कभी बच्चे बन जाते हैं, और बच्चे बड़ों के खिलौने बन जाते हैं। उनमें मत ढूंढिए खरीद बिक्री के रुपए, वे प्यादे नहीं हैं। उन्हें बंदूक और बारूद जैसे खिलौने नहीं चाहिए, वे चौकरिया भरेंगे मृग छौनों की तरह। उन्हें लौकी के लत्तर जैसे बढ़ने दीजिए। मेरे गीत का बच्चा फूस और तिनके उठा रहा है, वह चिड़ई और चुरगुन को वापस बुला रहा है, वो बया के घोंसले बना रहा है। जब बच्चों की टेक्निकल उम्र बढ़ जाती है, उनकी प्राकृतिक उम्र दुबक जाती है, मगर उनकी मासूमियत पिघलाएंगी हमारी सरहदें। वे पत्थरों को बेलकर रोटियां बनाएंगे, वे गिरते पत्तों को हाथ में थामेंगे और पूछेंगे उन्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, उन्हें मरहम पट्टी तो नहीं करवानी। वे बरखा के बूंदों के पाँख बिटोरेंगे, वे गिलहरियों को लेकर अस्पताल जाएंगे, तब हम उन्हें नादान कहेंगे। मगर वे एक दिन बड़ों के मुद्दों में बच्चों जैसी हरकतें करके हमारे उलझे हुए पेचीदा मामलों को, वे बच्चों जैसी हरकतें करके हमारा सारा खेल बिगाड़ देंगे, हमारे सारे मंसूबों पर पानी फेर देंगे। उन्हें हम उनके पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। कहीं वे सीख गए कंधे थामना एक दूजे के, कहीं वे सीख गए एक दूजे की मुट्ठी बांधकर चलना, और तब हम दुनियावासी बन जाएंगे, और तब हम धरतीवासी बन जाएंगे। हम डरते हैं कि कहीं गलती से वे बच्चे ना रह जाएं, इसलिए हम उन्हें बड़ा होना सिखाते हैं। उनकी कक्षाओं में उनसे पूछते हैं कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, उन्हें नहीं बतलाते कि बच्चा रहना सबसे अच्छा है। मेरे गीत का बच्चा बड़प्पन की धूप में कुम्हला रहा है, मैं जब देखता हूँ उसे बड़ा होते हुए मेरी सांसें कँपाती हैं। नमस्कार, तो ये मेरी कविता थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं दरअसल एक गांव का बच्चा हूं। पहले मैं एक गांव में था और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो जो मेरे पापा हैं उनको लेकर मेरी माँ शहर आई उनके इलाज के लिए। तो जब हम सभी शहर में आए तो 2 साल तक हम इस शहर में थे और उनका इलाज चल रहा था। तो उस दौरान जो मेरी माँ है, उन्हें लगा कि शायद बच्चों की जो पढ़ाई है
वो ज़्यादा अच्छे तरीके से शहर में हो सकती है, पटना में। तो इसीलिए हम यहीं पर रह गए। तो हम पटना में उसके बाद से पढ़ाई के लिए रह गए। मेरे घर में मैं हूँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, मेरी एक छोटी बहन है, और मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं ऑफ कोर्स। तो हम लोग पटना में रह गए, ठहर गए इसलिए। थैंक यू पवन कुमार आर्यन जी, थैंक यू। तो हम लोग पटना में रह गए इसलिए ताकि हम लोग की शिक्षा पूरी हो सके, हमें एक अच्छी शिक्षा मिल सके। और मुझे लगता है शायद इसी कारण से बहुत सारे गांव के बच्चे जो हैं वे शहर आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिले, वे एक अपना अच्छा कैरियर बना सके। तो इसी कारण से हम लोग इस शहर में रुक गए। ये जो शहर है, पटना शहर का हूँ मैं। तो हम 10 साल से इस शहर में हैं ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो शुरुआत में मैंने एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला लिया। जैसा कि सबको लगता है कि एक प्राइवेट स्कूल एक महंगा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है। हमने कुछ दिन पहले स्मृति मैम का सुना भी था। तो उसमें मैंने सुना भी कि जब हम एक अच्छे स्कूल के बारे में सोचते हैं तो हम एक अच्छी स्कूल, एक महंगे स्कूल के बारे में सोचते हैं। हाँ, तो हम एक महंगी स्कूल के बारे में सोचते हैं। तो हम मेरे पेरेंट्स भी जो उन्होंने सोचा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए, और अच्छा स्कूल दरअसल वैसा ही जिसमें अच्छी बिल्डिंग हो, अच्छे बस हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी यूनिफॉर्म हो, महंगी किताबें हो। तो हम सभी बच्चों का माँ ने एक स्कूल में दाखिला करा दिया। सेंट जोसेफ स्कूल में हम चले गए। तो क्योंकि हम 4 भाई बहन थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो हमारे घर का वैसा इकोनॉमी नहीं था कि किस तरह से हम 4 बच्चों के स्कूल का फ़ीस मेरी माँ के लिए बियर कर पाती। तो मगर मेरी माँ की मतलब बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि जो मेरे बच्चे हैं वो एक अच्छे स्कूल में पढ़े, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। इस कारण से वो बहुत मेहनत करती है, अभी भी करती है और उस वक्त भी करती थी, ताकि हमारे स्कूल की फ़ीस चल जाए, हमारे किताबों की फ़ीस चल जाए। तो हम लोगों को हम 4 लोग थे और हम सभी पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जो मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो बहुत बढ़िया थी पढ़ाई में, वो अपने क्लास में हमेशा टॉप करती थी। जो उससे बड़ी सेकेंड दीदी थी वो भी क्लास में हमेशा टॉप करती थी, और जो मैं भी था वो भी हमेशा टॉप करता था, और मेरी जो छोटी बहन है वो भी टॉप करती थी। तो हम लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। तो जितने लोग हैं सब हमें स्कूल के पहचानते थे। लेकिन हमारे साथ जो दिक्कत हुआ स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, कि जैसे कि जब भी एक नया सेशन शुरू होता था तो उस वक्त हम चारों भाई बहन का किताब का खर्चा, हम चारों भाई बहन के स्कूल का फ़ीस, तो हम जो भी था हम चारों भाई बहन का लगता था। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। तो ये माँ मतलब कि 1, 2, 3, 4 साल तक बीयर की, लेकिन फिर उसके बाद नहीं हो पाया। तो मैं जब 5th क्लास में आया, 5th क्लास के स्टार्टिंग में आया मैं, तो जब मैं 5th क्लास, थैंक यू, तो जब मैं 5th क्लास के स्टार्टिंग में था तो मैं वॉकआउट हो गया, स्कूल से बाहर निकल गया, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल का फ़ीस था वो बहुत ज़्यादा था और हम उसको बीए नहीं कर सकते थे। तो मैं मुझसे जो बड़ी बहन है वो और जो मेरी छोटी बहन, हम तीनों बाहर निकल गए। और जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो किसी तरह से वो CBSE से वो बिहार बोर्ड में आई और वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखी। क्लास 10th में थी वो उस वक्त। तो उसके बाद हम लोग बाहर तो निकल गए। तो अब सोचे कि अब हम लोग शायद 1-2 साल बाद हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम फिर से अपने स्कूल में वापस चल जाएंगे। तो ये मतलब 5th क्लास तक का हम लोग 5th क्लास में मैं निकला, मेरी छोटी बहन 4th क्लास में, मेरी बड़ी बहन 6th क्लास में निकली, और जो सबसे बड़ी बहन है वो 10th क्लास में निकल गई। वो बिहार बोर्ड चली गई, CBSE से बिहार बोर्ड में चली गई। तो उस वक्त हम लोग ने सोचा कि हम बिहार बोर्ड में चल जाते हैं, लेकिन कुछ कारण रहा कि हम ना बिहार बोर्ड में जा पाए ना CBSE में रह पाए। तो अब हम लोग स्कूल से बाहर थे। तो उस दौरान हमारे घर के नीचे एक दीदी थी, तो उन्होंने बताया कि एक संस्था है जहाँ पे हम लोग सीख सकते हैं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। तो वहाँ पढ़ाई नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सस्ते में 10 रुपये साल भर में अब बहुत सारी एक्स्ट्रा, जैसे कि डांस है, ये डांस हो गया, स्केटिंग हो गया, गेम्स हो गया, बैडमिंटन, चाहे फोटोग्राफी हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, और इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सभी सीख सकते हैं। तो हम लोग को जब मालूम चला तो हम लोग गए उस संस्था में सीखने के लिए। तो वाकई वो संस्था बहुत अच्छी है और वहाँ पे पैसा भी नहीं लगा, बस 10 रुपये था साल भर का। तो हमारे लिए कुछ ऐसा ही चाहिए था जहाँ पर हम सीख सकें कुछ भी।
तो जब मैं 5th क्लास में बाहर निकल गया तो अब मैंने मतलब लगभग पढ़ाई लिखाई कुछ दिन तक कंटिन्यू रखा। उसके बाद 6th क्लास की किताबें नहीं थी तो फिर हमने छोड़ दिया। उस वक्त स्मार्टफ़ोन भी नहीं था, उस वक्त ये ऑनलाइन एजुकेशन भी नहीं था, तो बस हम लग गए खेलने में और हम खेलते थे। हमें दिन भर मैं निकलता था, जाता था उस संस्था में, तो मैं कुछ सीखता भी नहीं था, मैं बस खेलते रहता था। बस दिन भर खेलना मुझे बहुत पसंद था। तो उस दौरान मुझे एक भैया मिले, उन्होंने मुझे बॉल बैडमिंटन नाम का एक गेम होता है जो कि बैडमिंटन और टेनिस के बीच का गेम होता है, वो मुझे उसमें लेकर गए खेलने के लिए। तो जब मैंने सीखा वो गेम खेलना तो मुझे बहुत पसंद आ गया और बस मैं वही गेम खेलता था। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन उस संस्था में एक दीदी हैं, उनका नाम मधुरिमा दी हैं। तो मधुरिमा दी ने मुझे बुलाया, वो लाइब्रेरी है वहाँ पर एक, तो वहाँ पर वो क्रिएटिव राइटिंग का क्लास लेती थी, मतलब कि लोगों को पढ़ाती थी, लिखना सिखाती थी। तो वे मुझे जब बुलाई और पूछी कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करते हो, मतलब मेरे बारे में जानने का कोशिश उन्होंने किया। तो मैं कुछ हिचकिचाता हुआ मैं कुछ बोला, फिर भाग गया, फिर वापस खेलने में चला गया। और बस मुझे खेलना बहुत पसंद था तो मैं उस वक्त भी बस खेलता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो जब मुझे बुलाने लगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, उसके बाद वहाँ पे कुछ बच्चे थे, 4-5 बच्चे, क्योंकि लिखने में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वहाँ पे भी जितने बच्चे आते थे वो डांस करते थे, कराटे करते थे, लेकिन लिखने में किसी का इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरी बड़ी बहन लिखती थी, तो मैं कभी कभी दीदी के साथ भी उस क्लास में चल जाता था, और फिर वो जो दीदी थी जो सिखाती थी वो भी मुझे बुलाती थी बार बार। तो करते करते धीरे धीरे, क्योंकि मेरा पहले तो मुझे लगता था कि नहीं मैं नहीं लिखूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती लगता था कि लिखना कोई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने मुझे लिखना बुलाया, और जब मैं उसमें गया, लिखने के लिए गया, तो फिर धीरे धीरे करके लिखने में मेरा मन लगने लगा। मतलब मैं एक्सप्लोर किया कि किस तरह से जो शब्द हैं हमारे आसपास, हम शब्दों को चुनकर कितनी अच्छी अच्छी रचनाएं बना सकते हैं, और रचना बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हुआ क्या कि जब क्योंकि पहले मैं इस बात को मानता हूँ कि हमें हर चीज़ में इंटरेस्ट होता नहीं है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ता है। तो हमारा इंटरेस्ट जब लेखन में क्रिएट हो गया, जब मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मैं और मेरी छोटी बहन हम दोनों मिलकर खूब लिखते थे, साथ में लिखते थे, और नई नई रचनाएं लिखते थे, नए नए तरीके से लिखते थे। तो जो मेरा स्कूल के बाहर का 4 साल था, ये इसी तरह से गुजरा। 4 साल तक 5th क्लास के स्टार्टिंग में मैंने अपना स्कूल छोड़ा, 5th 6th 7th और 8, ये सारे साल मतलब कि मैं स्कूल से बाहर रहा और बस लिखता था और खेलता था। तो बस यही चीज़ था। और उसी दौरान एक संस्था यूनिसेफ, उनसे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि हम लिखने में बहुत अच्छे हो गए थे। तो उस संस्था से उस यूनिसेफ से कुछ बच्चों को चुना गया था जो नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी को बच्चों के लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, क्योंकि ये जो पॉलिसी था, राष्ट्रीय बाल नीति थी, वो बच्चों के लिए थी, और उसका जो भाषा था वो इतना कठोर था कि बच्चे उसे पढ़कर अपने से कभी नहीं समझ पाते। तो हमें एक जिम्मा मिला कि हम उसे बच्चों के भाषा में कन्वर्ट करें, ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सकें। तो इसीलिए हमने उसे बच्चों के लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। तो उसके बाद हमारा जुड़ाव यूनिसेफ से हुआ। तो हम बहुत सारे बाल अधिकारों को लेकर बहुत सारी वर्कशॉप्स में भाग लिए, बहुत सारी क्रिएटिव जो कार्यशालाएँ थी उसमें पार्टिसिपेट किया। हमने बच्चों का अखबार निकाला, बच्चों की मैगज़ीन निकाली, और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते थे, और मतलब जितने भी बच्चे हैं जिनकी कम उम्र में शादी हो गई, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड विक्टिम रहे हैं। तो ऐसे सारे बच्चों के साथ हमने वर्कशॉप लिया, उनसे बात किया। तो वो एक एक्सप्लोर किया हमने कि हाँ, कि जो बच्चों के अधिकार है, सही में ये बहुत एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें काम करने की आवश्यकता है, और तब से हम इस क्षेत्र में भी चले गए। तो और उसी दौरान हम एक वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किए जो कि फ़ोटोग्राफ़ी का वर्कशॉप था। तो हम उस फ़ोटोग्राफ़ी के वर्कशॉप में हमने फ़ोटो क्लिक करना सीखा। मतलब फ़र्स्ट टाइम DSLR कैमरा को हमने लिया, तो उसे हाथों में लिया, तो एक बहुत अजूबा एक्सपीरियंस था। तो हमने उसे हम जो बच्चों का एक टोली था, हम उसे लिए और लेकर पटना के तमाम पर्यटन स्थलों पे घूमते थे और फ़ोटो क्लिक करते थे। और फिर बाद में जो बिहार सरकार का पर्यटन विभाग है, यूनिसेफ, और जो संस्था है किलकारी, उससे उस एक किताब
प्रकाशित हुआ, अपना पटना, जिसमें पटना के सारे जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल, उन सबका फ़ोटोज़ था, बच्चों के व्यूज़ से पटना कैसा है। तो उसके बाद हमने फ़िल्म मेकिंग फ़िल्म मेकिंग का वर्कशॉप किया। तो हम लिखते थे, तो हमारे पास स्क्रिप्ट लिखने का टैलेंट था। फिर हम सिनेमेटोग्राफी करते थे, फ़ोटोग्राफी करते थे। और फिर जब हमें फ़िल्म मेकिंग के वर्कशॉप में हम जब पार्टिसिपेट किए, तो हम एक फुल मतलब हम लोग को एक गाइड मिल गया कि हम लोग कैसे फ़िल्में बना सकते हैं। तो हम लोग वीडियोज़ और फिल्में बनाना उसी दौरान शुरू किए। तो ये जो 4 साल था जब मैं स्कूल से बाहर रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा, जो अगर मैं स्कूल में रहता तो नहीं सीख पाता। तो मैंने 4 साल में ये चीज़ें हैं। इनके अलावा भी हम लोग जैसे कि गीत लिखना, हमने गीत लिखना सीखा, गीत को कंपोज़ करना सीखा। ऐसे बहुत सारी अलग अलग वर्कशॉप्स में हमने पार्टिसिपेट किया, तो हमने सीखा। हल्का फुल्का कभी कभी ड्रामा में भी गया, तो उसमें भी हमने कुछ कुछ सीखा। तो उसके बाद जब हम 9th क्लास में मतलब मैं 3-4 साल हो गया था, तो धन्यवाद। तो जब 4 साल हो गया था, तो हमने सोचा कि नहीं, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में एकेडमिक्स भी होना, डिग्री होना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो उस वक्त तक मेरी दीदी, तब तक जो मेरी माँ थी, मैं बताना चाहूँगा, जो मेरी माँ थी वो वहाँ पर काम करती थी, सिवान में। वो वहाँ पर काम करती थी और हम लोग यहाँ पे रहते थे अपनी बड़ी बहन के साथ। तो जो मेरी बड़ी बहन थी वही हम तीनों का ख्याल रखती थी। हमारा लंच कुछ भी मतलब हम लोग को प्रिपेयर कराना, तैयार करना, माँ जैसा ख्याल रखती थी। तो हमारी तो मतलब एक दीदी थी, और दीदी कभी मतलब एक अच्छे पेरेंट्स की कमी नहीं खलने देती थी। तो उसके बाद 9th क्लास में हमारा कुछ इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हुआ। तो हमने सोचा कि अब हमें पढ़ाई में वापस जाना है, क्योंकि पढ़ाई तो करना ही है, कहाँ बच के भागेंगे इससे। तो सेंट जेवियर हाई स्कूल है पटना में, तो मैंने उसमें एंट्रेंस दिया। मुझे आशा नहीं था कि निकलेगा, लेकिन निकल गया एंट्रेंस। तो माँ ने किसी भी तरह से मेहनत करके माँ ने मेरा एडमिशन करा दिया। तो मैं सेंट जेवियर हाई स्कूल में 9th क्लास में एडमिशन लिया, ICSE में। लेकिन जब मैं पहला दिन ही स्कूल गया, तो मैं बहुत क्योंकि 4 साल बाद वापस जाना हो, भी CBSE से ICSE में जाना, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा असहज महसूस हो रहा था कि जितने बच्चे हैं वो सब, क्योंकि मैं ना 6 क्लास मैं 5th 6th 7th 8th क्लास का जो गैप था, ये बहुत बड़ा खाई था। तो एक डर था जितने बच्चे थे उनसे। वैसे तो मैं बहुत ही फ्रैंक था बाहर में, लेकिन स्कूल में क्योंकि कभी कभी अपने आप को इन्फीरियर फील करता था, कि सोचता था कि सब इतने पढ़े लिखे हैं, मैं लगता है कि मैं इनके बीच में फिट नहीं बैठूँगा। तो स्कूल में था, तो एक दिन क्या हुआ कि हमारी क्लास टीचर ने, एक दिन क्या मतलब स्कूल के शुरुआती दिनों में हमारी क्लास टीचर ने कुछ क्वेश्चंस दिए थे हमें बनाने के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सबने बना दिया और सबने बना तो दिया, लेकिन जो मैं था मैं नहीं बना पाया। मैं इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरा बेसिक्स मजबूत नहीं था। तो मैम ने पूछा कि मैं क्यों नहीं बना पाया, तो मैं कुछ बोला नहीं। मैं क्या बोलता मैम से कि मैंने पढ़ा नहीं है पीछे में, तो मैं कैसे बनाऊँ। तो मैम ने मेरे बगल के जो मेरे क्लासमेट थे उन्हें कहा कि मुझे हेल्प करने के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जब वो मुझे हेल्प करना शुरू किए, तो उन्हें मालूम चला कि मुझे तो बहुत कुछ नहीं मालूम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे। तो हम बोले बोलो। तो उन्होंने बोला कि तुम फेल कर जाओगे, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, क्योंकि मेरे मार्क्स भी बहुत ख़राब आते थे। 9th क्लास में जब मैं था तो मेरे मार्क्स बहुत ही ख़राब थे। सोचता था कि माँ इतना मेहनत करी है, पैसे दे रही है, इतनी महंगी फ़ीस भर रही है, और मेरे मार्क्स इतने ख़राब है, कैसे काम चलेगा। तो कॉन्स्टेंटली मेरे मार्क्स ख़राब रहे फर्स्ट टर्म में, लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ सेकेंड टर्म में। किसी तरह से 3rd टर्म तक मैं पास करके 10th क्लास में गया। और जब मैं 10th क्लास में गया, तो उस समय यूट्यूब पर एक फिज़िक्स वाला है, वो पढ़ाना शुरू किए थे। तो मैंने उनका वीडियोस देखना शुरू किया था, और धीरे धीरे मतलब वही मुझे लगता है कि एजुकेशन में इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है।
तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ छोड़ दी और बस पढ़ाई में लग गया, फोकस्ड हुआ। और उसके बाद बहुत सारा इवेंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखे हुए जो विचार है जब बताऊंगा, तो उसके बीच में उन घटनाओं का जिक्र करूंगा। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सकें जब मैं अपने विचार को रखूं। तो उसके बाद मैंने मेहनत किया तो बहुत अच्छा हो गया पढ़ाई में। मतलब बहुत तुरंत राइज किया, किसी को विश्वास भी नहीं हुआ। और 10th क्लास में मुझे 94% नंबर भी आए। तो ये एक मेरा शॉर्ट में जर्नी था। अब मुझे मैं आपको मतलब कुछ तीन टॉपिक, तीन जो अपनी बात है, अपने विचार है, वो आपको 3 विषय के अंतर्गत कहना चाहूँगा। ये जो 3 विषय हैं ये मैं रखूँगा कि मैंने कहा है कि जो सपना है, बच्चे का सपना जो होता है वो कैसे बड़ा होता है। जब एक बच्चा बड़ा होता है, जैसे जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे साथ मेरे सपने किस तरह से बड़े हुए हैं। दूसरा है मेरी सोच कि मैं जब बड़ा हुआ तो मेरी सोच किस तरह से बड़ी हुई। और तीसरा है मेरे बिहेवियर, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बिहेवियर, मेरे कैरेक्टर्स भी किस तरह से चेंज हुए, किस तरह से बड़े हुए। और ये क्यों एजुकेशन और ये हमारा ड्रीम, हमारा थिंकिंग, हमारा थॉट्स, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर क्यों एक इम्पॉर्टेंस रखता है और ये हमारे एजुकेशन से कैसे रिलेटेड है। अब ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या कहूँ, मैं अभी तो मैं कुछ बड़ा नहीं हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटा ही हूँ। लेकिन मैं जो नन्हा सा एक्सपीरियंस है, जो मेरी नन्ही सी अनुभूति है, मैं उन अनुभूतियों को कलेक्ट करके आपके पास प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा सपने के बारे में कि बच्चे सपने बहुत देखते हैं और मैं भी बहुत सपने देखता था। और सपना तो किस तरह से, जब हमारे जो सपने होते हैं वो हमारे सराउंडिंग, हमारे कंपेनियंस और हमारे सराउंडिंग से, हमारे कंपेनियन से, और जो भी चीज़ हमको लगता है कि नहीं ये चीज़ हाँ, तो क्या आप इस वर्ष मैं इस वर्ष 12th क्लास में हूँ। मैंने 1 साल पहले दिया था 10th का एग्ज़ामिनेशन। इस साल मैं 12th क्लास में हूँ। ओके, तो उसके बाद मैं आपको सपने के बारे में बोला था कि किस तरह से मेरे सपने बड़े हुए। तो पहले जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि मैं ट्रैफिक पुलिस बनूं, क्योंकि मुझे ट्रैफिक पुलिस बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि बच्चों को क्या था कि रोड पर निकलने से मना कर दिया जाता है कि बच्चे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो रोड पे मत निकलो। और मैं देखता था कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो रोड चौराहे के बीच में खड़े होकर गाड़ियों को रोकता है, गाड़ियों को अपनी मर्ज़ी से चलाता है। तो मुझे लगता था कि ट्रैफिक पुलिस के जॉब में सबसे आराम है, राजा की तरह जॉब है एकदम, कि सड़क पे बच्चों को निकलने से मना किया जाता है, उसी सड़क पर वो खड़े होकर के लोगों को रोक देता है, गाड़ियों को रोक देता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को रोक देता है। तो मैं सोचता था कि मैं ट्रैफिक पुलिस बन जाऊँ। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब हम थोड़ा बड़े होते गए तो फिर लगा कि नहीं, ये तो कोई चीज़ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस क्या है, मैं भी क्या सोचता था। उसके बाद मैं उससे जब बड़ा हुआ तो मैं पायलट बनने के लिए सोचता था कि मैं पायलट बनूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब मैं स्कूल जाता था तो आई नेवर थिंक और ड्रीम ऑफ अ स्कूल बट अ वे फॉर स्कूल। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि मेरा स्कूल कैसा होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा सोचते हैं ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मेरा स्कूल ऐसा होना चाहिए, ये स्कूल मेरा क्लास ऐसा होगा, मेरे टीचर ऐसे होंगे, मेरे दोस्त ऐसे होंगे। हालांकि मैंने भी कविताएं इस पे लिखी थी कि मेरे क्लास में चंदा होंगे, तारे होंगे, ये बच्चों की छोटी ऐसी कविताएं। लेकिन जब मैं जब सोचता था तो मुझे कभी ये नहीं दिमाग में, मेरे ख्याल में कभी ये नहीं उभरता था कि मेरा स्कूल कैसा होगा, मेरे क्लास मेट्स कैसे होंगे। मेरे ख्याल में बचपन से ये बात आता था कि मेरे स्कूल का रास्ता कैसा होगा, मैं जिस रास्ते से जाऊंगा वह रास्ता किस तरह का होगा। और मैं सोचता था कि जिस रास्ते से मैं स्कूल जाऊंगा वह रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा, मैं स्कूल पैदल जाऊंगा घूमते हुए, उस रास्ते में एक जंगल टाइप का माहौल होगा, एक खूब घने पेड़ होंगे, उन पेड़ के छाँव के बीच से गुजरूंगा तो फिर एक शायद कोई नदी आए, नदी पे कोई छोटा सा पुल आएगा, उस पुल को पार करके मैं स्कूल जाऊंगा। तो उसके बाद मतलब कि इस तरह से मतलब सोचता था कि जितने अच्छे तरीके से मैं रास्ते में घूमूंगा प्रकृति के बीच में से, कहीं शायद कोई झील मिल जाए, कहीं शायद कोई पहाड़ मिल जाए। इस तरह से मैं सोचता था कि मतलब इस तरह का कोई रास्ता मुझे मिलेगा और मैं इस तरह का कोई रास्ता होगा, उसके बाद मेरा स्कूल कैसा भी होगा मुझे अच्छा लगेगा। मतलब रास्ता मुझे ऐसा मिल जाए, स्कूल कैसा भी मिले मुझे मंजूर था।
तो मैं बस रास्ते के बारे में सोचता था, और मैं अपने स्कूल जाता था तो पैदल ही जाता था। इस कारण से मैं हमेशा मतलब रास्ते में जब ट्रैफिक के जाम के बीच में, कंक्रीट का जंगल, बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में जाता था, तो मैं बहुत इस चीज़ को मिस करता था कि मैं किस तरह का रास्ता सोचता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कभी मैं बड़ा होऊंगा तो एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा जो ऐसे रास्ते से होके गुजरे। और उसके बाद स्कूल जाने के पहले और बाद उसके बाद जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास हम लोग बड़े होते जाते हैं, एडुकेटेड होते जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि उसी तरह से हमारा जो थॉट है वो डेवलप करता है। तो मैं आप लोग से जिक्र कर रहा था कि मैं पहले ट्रैफिक पुलिस बनने का मन करता था। फिर हम छत पर खड़े होकर हवाई जहाज़ को निहारते थे। तो फिर हमको पायलट बनने का मन करता था, क्योंकि लगता था कि पायलट जो है वो चिड़िया आसमान में झांकता होगा तो कैसा लगता होगा, वो खिड़की से जब अपने जहाज़ की खिड़की से बाहर देखता होगा तो कैसा लगता होगा। तो वो चीज़ का एक्सपीरियंस, मतलब कि उस खिड़की से, पायलट के सीट के खिड़की से झांकने के लिए मुझे पायलट बनने का मन करता था। तो उसके बाद अब पायलट बनने के बाद फिर क्या हुआ कि जब हम स्कूल छोड़ दिए तो फिर हम लिखने में जब मन लगने लगा, तो उस समय बहुत सारी किताबों का मतलब किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया। बहुत सारे उपन्यास, बच्चों के उपन्यास जैसे ब्लैक ब्यूटी है, ऐसे बहुत सारे उपन्यास को पढ़ना शुरू किया। फिर मतलब कि वो कहते हैं ना, हमारा जो स्ट्रीम है वो सचमुच हमारे कंपेनियंस, हमारे सराउंडिंग से बहुत अफेक्टेड होता है। हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं उससे अफेक्टेड होता है। तो मुझे एक राइटर बनने का मन करने लगा। मतलब सोचा कि राइटर ही तो है कि मतलब हम इमेजिनेशन में सब कुछ हर एक चीज़ का मज़ा ले सकते हैं। मतलब हमको जो मन किया वो बनेंगे। ट्रेन का ड्राइवर बन गया, ट्रेन का ड्राइवर बनेंगे। पीएम बन गया तो कभी कभी हम लोग लिखे, क्योंकि हमारे स्कूल में एक ऐसे मिला था कि अगर आप इंडिया के प्रधानमंत्री होते तो आप क्या करते। तो मुझे लगता था कि मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था। मुझे याद है वो पहला ऐसे कंपटीशन था जिसमें मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था, और जिसके बाद मुझे लगा था कि हाँ, मेरे अंदर भी लिखने की क्षमता है। तो मुझे मतलब मैंने सोच लिया कि मुझे राइटर बनना है। इसलिए अब मैं लिखने में लिखने में बहुत मन लगता था। तो सोचा था कुछ भी हो जाए, अब राइटर बनना है। फिर रस्किन बॉन्ड का मैंने एक था रस्टी पढ़ा, तो फिर मुझे मन कर रहा है कि मुझे ऐसा राइटर बनना है जो बस घूमे, मतलब कि प्रकृति के बीच में कहीं भी ऐसे जगह पे जाए जहाँ पे बारिश हो, कुछ भी हो, मैं उनके बीच में उनका लुत्फ़ उठा सकूं और बस लिखूं। तो मुझे ऐसा राइटर नहीं बनना था जो कहीं छपे, जो कहीं पर जिसकी किताबें प्रकाशित हो, या कुछ भी ऐसा मतलब कि जिससे मुझे फेम मिले। मुझे एक ऐसा राइटर बनने का मन करता है जो कि कहीं दूर, मतलब कहीं प्रकृति के हर हिस्से को देखता हुआ, सोचता हुआ, समझता हुआ, उसके बीच उसको लिखे, उसको महसूस हो वो लिखे। तो बस मुझे ऐसा ही मन करने लगा था बनने के लिए। उसके बाद अब मैं आगे कुछ बोलूं, लेकिन अब इन चीज़ जो ये मेरा चेंज हुआ सपने का, कि मैं पहले ये बना, फिर ये मन करता था बनने का, फिर ये, तो ये चीज़ें तो मतलब जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि ये चीज़ें तो क्या है, ये चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब अभी ये मन किया तो मैं सोचता हूँ ये बनूँ, अभी ये मन किया तो मैं सोचता हूँ ये बनूँ। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता है कि अभी कभी ना कभी तो आएगा एज कि आपको सोचना पड़ेगा कि आपको यही बनना है। तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं क्यों इतना, मेरा मन भागता रहता है कि मैं ये बनूँ, मैं वो बनूँ। अब मुझे तो कुछ ऐसा सोचना है कि मुझे बस वही बनना है। मैंने ये सोचा तो जो हमारा क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा साहित्यिक चीज़ों को पढ़ने में रुचि रखने लगा था, साहित्य को पढ़ता था। तो बस मुझे यही सोचते थे कि अब नहीं, अब कुछ भी बनेंगे लाइफ में, कुछ भी बनेंगे। आई डोंट नो कि हम क्या बनेंगे, मगर जो बनेंगे आई विल बी ऑलवेज अ राइटर। वो भी किस लिए, मैं हमेशा एक लेखक करूँगा, लेकिन किस लिए, सिर्फ अपने लिए, मतलब एक ऐसा लेखक जो अपने लिए लिखता हो। तो जब भी हम स्कूल जाना शुरू करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप, क्लास बाय क्लास हम पास करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हमारे शूज़ की साइज़ बढ़ती है, हर क्लास में आते हैं तो हम शूज़ चेंज करते हैं, मेरे पैर बड़े हो गए हैं। जिस तरह से हमारे किताब का बोझ बढ़ता है, किताबों के दाम भी बढ़ते हैं, बस्ता का बोझ बढ़ता है, और जिस तरह से तमाम चीज़ें बढ़ती हैं उस तरह से
एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे सपने बढ़ते हैं कि नहीं, हमारे सपनों की साइज़ बढ़ती है कि नहीं। मतलब कि कहीं हमारे सपने जो हैं वो नन्हे तो नहीं रह गए, हम बड़े हो गए और हमारे जो सपने हैं वो नन्हे, वो छोटे तो नहीं रह गए। वो हम अपने एजुकेशन को कंप्लीट किए जा रहे हैं, एकेडमिक्स को कंप्लीट किए जा रहे हैं, और जो हमारे सपने हैं वो अधूरे रह गए, वो प्रेप क्लास में रह गए, वो 1 क्लास में ही छूट गए। ऐसा तो नहीं हो जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा होता है, क्योंकि हम कभी अपने बच्चों से मतलब पूछते हैं क्या कि बच्चे तुम्हारे सपनों की उम्र क्या है, तुम्हारे सपने तुम्हारे बराबर हैं, तुमसे छोटे हैं कि तुमसे बड़े हैं। ऐसा हमें पूछना चाहिए अक्सर, मतलब कि उनके सपने जिस तरह से हम देखते हैं कि उनका बॉडी ग्रोथ कर रहा है, उनका सपना उस तरह से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। जिस तरह से हम देखते हैं कि वो एडुकेटेड हो रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पढ़ाई में, अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस तरह से वो अपने सपने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा टिपिकली लगता है कि जिस तरह से एक बच्चा जो अपना दिमाग लगाता है मैथ्स के इक्वेशन में, फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, तमाम सब्जेक्ट्स में, या फिर एग्ज़ामिनेशन के प्रिपरेशन में कि कहीं हम फेल तो नहीं कर जाए, उसके बावजूद वो फेल कर जाता है, फिर तो अगर उतना ही दिमाग वो अपने सपने में लगाए तो अपने सपने में कभी फेल नहीं करेगा। ही विल नेवर फेल इन हिज ड्रीम्स। सो अभी का जो सवाल ये है कि क्या हमारे स्कूल में हमारे सपनों की शिक्षा में मिलती है, क्या हम अपने सपनों को पढ़ पाते हैं। दरअसल कि हम कुछ भी तैयारी करने लगते हैं, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिर्फ क्या यही 2 चीज़ कि हम देखते हैं कि सब कोई इस रेस में भाग रहा है तो हम भी उस रेस में भाग जाएं। हम ऐसा ही क्योंकि हम देखते हैं कि इस में पैसा है, इसमें अच्छा करियर है, या फिर हम सोचते हैं कि इसमें मतलब जो जा रहा है उसका बहुत रिगार्ड हो रहा है, बहुत रिस्पेक्ट हो रहा है, तो हमको भी मन करने लगता है हम सभी को कि ऐसा बन जाए। लेकिन नहीं, हमें अपने सपनों को पढ़ना सीखना चाहिए। जिस तरह से हम अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं उस तरह से सपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें पास करना बहुत ही ज़रूरी है। और अभी जो मैं 10th क्लास में जब था, तो 10th क्लास के बाद जब मैं 11th क्लास में आया तो मैं एक घटना बताना चाहूँगा कि क्यों ये ज़रूरी है कि हम बच्चों को जिस स्कूल में भेज रहे हैं, मैं भी जिस स्कूल में गया तो वो स्कूल हम लोग क्यों आजकल अब ये सोच रहे हैं कि जो स्कूल है उससे बेटर ऑप्शन होम है। ऐसा हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जो बच्चा का सपना होता है वो सचमुच उसके सराउंडिंग से अफेक्टेड होता है, और जो उस बच्चे का सपना सही हो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका सपना कुछ ऐसा हो जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर ये बहुत दिक्कत वाला बात है। तो जब मैं 11th क्लास में था तो जो दी थी मधुरिमा दी, जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया, वो अपना डेरा छोड़ कर कहीं जा रही थी। मतलब कि जिस डेरे पे वो रहती थी उस डेरे को छोड़कर वो कहीं बाहर जा रही थी शायद उस वक्त के लिए, मतलब उसको चेंज कर रही थी। तो उनके पास ढेर सारी किताबें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि इतनी किताबें लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, ऐसा करो। उन्होंने एक बड़ी से बैग में ढेर सारी किताबें भर के मुझे दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरे घर में 4 भाई बहन है। वो हम चारों भाई बहनों को जानती थी, पहचानती थी, और किसी ना किसी तरह से हम चारों भाई बहन उनसे जुड़े हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये चारों भाई बहन इन किताबों को पढ़ लेंगे तो इसका सदुपयोग हो जाएगा। तो मैं उन किताबों को लेकर अपने घर आया उस दिन एक बड़े से बैग में। तो उस बैग में मुझे 10 किताबें ऐसी मिली जो विवेकानंद साहित्य, दीदी 10 किताबें ऐसी मिली जो विवेकानंद साहित्य पे थी। उनका नाम अद्वैत आश्रम द्वारा प्रकाशित की हुई विवेकानंद साहित्य कंप्लीट उनका था। तो सुबह मैं उसको डेली हर दिन सुबह में 15 मिनट, 20 मिनट, कभी हाफ एन आवर, कभी 1 आवर रीडिंग डालता था, मतलब बोल के, ताकि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने जिक्र नहीं किया तो मैं करता हूँ कि मैं बचपन से बहुत ही हकला कर बोलता था, मैं बोलते बीच में फंस जाता था। तो इसलिए मैं उसको ज़ोर से आराम से पढ़ने की कोशिश करने लगा, ताकि मेरी आवाज़ सही हो जाए, ताकि मैं तोतलाऊँ नहीं, ताकि मैं अटकूँ नहीं जब भी बोलूँ। तो क्यों अटकना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं कविताएं लिखता था और बीच में कविता सुनाते कहीं पे अटक गया, कोई शब्द बोलने में दिक्कत होने लगा, तो कोई शब्द बोलने में दिक्कत होने लगा। तो ये बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं विवेकानंद की जो किताब थी साहित्य की, विवेकानंद साहित्य के नाम से, मैं जब उसे पढ़ने लगा
तो पढ़ते-पढ़ते मतलब कि मुझे लगा कि अभी हम क्या सोचते हैं, हम बड़े होकर ये बनेंगे, वो बनेंगे। मतलब कि मेरा जो थॉट था वो धीरे-धीरे मोड चेंज होने लगा। अब मुझे मतलब लगने लगा कि इतना दिक्कत है, हमारे आस-पास में ही इतना दिक्कत है, हमारे घर के नीचे में इतना दिक्कत है, हमारे घर के नीचे एक दुकान है, उसमें एक बच्चा काम कर रहा है। तो इतने सारे बिहार में बच्चे, हमारी गवर्नमेंट जो है इतने स्कूल खोल के, मेरे गाँव में स्कूल खुला हुआ है, हर जगह स्कूल खुला हुआ है फ्री एजुकेशन के लिए। लेकिन जो अशिक्षा है वो तो अभी तक है ही। इतने सारे गवर्नमेंट आती है जाती है, प्रोग्राम रन करती है, लेकिन जो दिक्कत है बच्चों का, क्योंकि अगर बच्चे ठीक हो जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा फ्यूचर होगा वो ठीक होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं ही। तो मुझे इनके अलावा बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स है जिस पे गवर्नमेंट कभी ध्यान ही नहीं देती है। तो ये सब जो चीज़ें थी तो मुझे, और मैं उन किताबों को जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि नहीं, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। अब वो जो राइटर का सपना था, वो जो कुछ भी था, वो सब सपना जो वो ड्रीम था, वो मुझे लगता था वो तो मतलब मेरे सेल्फिशनेस के लिए है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। पर मैं जो बनना चाहता हूँ उससे दूसरों को क्या प्रॉफिट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कि मैं जो बनना चाहता हूँ उससे मुझको सिर्फ प्रॉफिट हो तो फिर मेरा बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तब उससे अच्छा है कि मैं जैसा हूँ हमेशा वैसा ही रहूँ। तो सपना जो है बच्चे का कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो बड़ा हो तो उसे लगे कि जो समाज में सफरिंग है, जितना भी सफरिंग है, उसको ख़त्म करना उसका जिम्मेवारी है और उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उसको उसके लिए काम करना चाहिए, आखिरी दम तक काम करना चाहिए। तो ये ड्रीम्स पे बात था कि हमारे सपने किस तरह से बड़े होते हैं। इसके बाद हम अपने थॉट्स के बारे में बात करते हैं। तो थॉट्स, बच्चे का जो थॉट्स होता है वो किस तरह से बड़ा होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे एजुकेशन में आज छोड़ दिया जा रहा है कि वो बुक रट ले, वो सब चीज़ पढ़ ले, वो उनका दिमाग बहुत तेज़ है, बच्चे का तेज़ दिमाग है और सब चीज़ अच्छे नंबर ला रहा है। लेकिन अगर उसकी सोच ही सही नहीं है, अगर वो 10 साल तक स्कूल में पढ़ा और 10 साल पढ़ने के बाद वो एक गंदी सोच लेके निकल रहा है तो फिर वो बेकार है, वो एजुकेशन भी बेकार है, वो सिस्टम भी बेकार है, 10 साल में जो फीस दिया गया वो भी बेकार है, सब कुछ बेकार है। क्योंकि बिना थॉट के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जो हमारा सोच है वो दरअसल एक मिट्टी है। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को एक अच्छा नॉलेज देते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं, एक अच्छा नॉलेज मतलब एक अच्छी बीज देते हैं, और उस बीज को अगर हम एक मिट्टी में बोते हैं और जो मिट्टी है वो फर्टिलाइज उर्वर नहीं है, वो मिट्टी सही से उसमें बीज जब पनप ही नहीं सकता है तो फिर अच्छा बीज देने का ही फ़ायदा नहीं है। तो अच्छा नॉलेज एक अच्छे माइंड को मिले, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो हमारा एजुकेशन है उसको ये उसमें ऐसी शिक्षा प्रणाली को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर हमारे जो माता पिता उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चे को अच्छा ज्ञान मिले, उससे अच्छा उसकी सोच अच्छी बने, पहले उसका जो दिमाग है वो अच्छा बने। अगर वो अच्छा सोचेगा तो ही जो ज्ञान उसके पास जाएगा उसको अच्छे रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है कि ज्ञान बहुत अच्छा हो किसी के पास, कोई बहुत तेज़ हो पढ़ने में, बहुत ये हो, लेकिन अगर उसका माइंड अच्छा नहीं है तो वो हिटलर जैसा बन सकता है। मतलब ये कि वो अपने नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो नॉलेज को हैंडल करने के लिए अच्छा माइंड देना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार की बात है कि हम एक कार्यशाला में थे और हम लोग को बोला गया कि तुम लोग अपना आईडी कार्ड बनाओ। अपना आईडी कार्ड बनाने के लिए हम लोग को बोला गया कि तुम लोग को जो लगता है कि तुम्हारी पहचान क्या है, वैसी तुम लोग को जो भी लगता है, क्या बात कर जद्दोजहद और आंसू ईंधन। हाँ, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान क्या है, तुम्हें जो भी लगे तुम्हारी पहचान है वैसा अपने लिए आईडी कार्ड बनाओ। हम बाल अधिकार के वर्कशॉप में नहीं थे उस टाइम, तो अब सब बच्चे सोचने लगे कि उनके लिए आईडी कार्ड क्या हो सकता है। और ये बहुत ही पहले तो लगा कि बहुत ही आसान सा कार्य है, लेकिन जब हमने सोचना शुरू किया तो सचमुच ये कोई साधारण काम नहीं था आईडी कार्ड बनाना अपने लिए, कि मेरी पहचान कैसी है। ये सचमुच ये सोचना बहुत ही मुश्किल काम है कि क्या मतलब मैं एक इंसान हूँ, मैं क्या करूँ अपनी पहचान, एक इंसान हूँ कि मैं एक मेल हूँ, मेरी पहचान ये है, क्या है मेरी पहचान। ये सोचना मतलब उस वक्त जब मैं पहली बार मैंने सोचना शुरू किया कि मेरी पहचान सचमुच है क्या आखिर में। तो मतलब आखिर में मैं उस वक्त सोचता बहुत था, मैं लिखता था कुछ भी तो मैं बहुत सोचता था, इसलिए मैंने उस वक्त केवल 4 लाइन लिखी थी, मुझे आज तक याद है। भरकर ख्याली पुलाव पकाता हूँ बड़े दिमागी तसले में,
भरकर ख्याली पुलाव पकाता हूँ, बड़े दिमागी तसले में मन की सारी ख्वाहिश मिलाता हूँ नमक मिर्च के बदले में। तो ये क्योंकि मैं उस वक्त बहुत सोचा था तो मैंने बस यही लिखा। लेकिन ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सचमुच एक बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो अपना क्या सोच के, कि उसकी पहचान क्या है, क्या सोच के बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो मैं 2 घटनाओं का ज़िक्र करना चाहूँगा जिसका मेरी सोच पे सबसे अधिक इफ़ेक्ट रहा है। मतलब मैं जैसा सोचता हूँ अभी, मुझे लगता है कि वो जिस कारण से, इन 2 घटनाओं के कारण से है। तो जो पहला घटना है वो मैं जब 1 साल हुआ था मुझे स्कूल से बाहर निकले तब का है। तो मुझे एक भैया मिले थे, उन्होंने हमें लिखना सिखाया, मतलब हमारे लिखने को और अच्छा किया। तो उन्होंने बताया कि तुम जो भी चीज़ है सामने तुम्हारे, उसको बाकी सब लोग जिस तरह से देखते हैं, क्या तुम भी वैसे ही देखते हो या तुम उसको अलग तरीके से देखते हो? जब तुम देखते हो कि रात हो रही है तो क्या तुम देखते हो कि रात हो रही है, कि तुमने सुना है कि रात हो रही है इसलिए तुम कहते हो कि रात हो रही है, या फिर तुम ये देखते हो कि एक सफ़ेद पेज पर काला इंक पसर गया? क्या तुम आसमान में बादल देखते हो कि रूई का फाह देखते हो? क्या तुम आसमान में तारे देखते हो या फिर किसी चादर पे गाज के छींटे देखते हो? तो मतलब उन्होंने इस तरह से कहा कि तुमने जो सुना है वो देखते हो। अगर तुम सोचो कि अगर तुम नहीं सुनते कि रात होती है तो तुम क्या देखते, तुमको क्या लगता है कि क्या हो रहा है? जब तुम नहीं सुनते कि सुबह हो रही है तो तुम क्या कहते कि क्या हो रहा है? तो जितनी भी आम क्रियाएं हैं वो अगर तुमको अपने व्यू से देखना होता, अपने शब्दों से बोलना होता, जैसे तुम सुनते हो, जैसे सबने तुमसे कहा है वैसे नहीं करना होता, तो तुम कैसे करते? और बस उस वक्त तुम वैसे ही अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में लिखो। तो हमने उस वक्त वैसे ही बिंब को तलाशना शुरू किया, इमेज बनाना शुरू किया हमने। मतलब हर चीज़ को हम सोचते थे कि हम कैसे अलग देख सकते हैं, हम कैसे अलग रूप में लिख सकते हैं। और इस कारण से मतलब मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ को देखने का मेरा सेंस डेवलप किया। जब पढ़ता भी था तो उस टाइम जब मैं ग्रेविटी चैप्टर पढ़ता था तो मुझे लगता था कि धरती पर चलना कितना असहज है, कितना अनोखा कार्य है। मतलब सब चीज़ों को फील करना हर चीज़ को। तो इस तरह से तो ये चीज़ मेरे लाइफ में मुझको, मेरी सोच को बहुत ही अफेक्ट किया। और मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ऐसा सोचना चाहिए कि वो किस तरह से किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ों को जैसे कि हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है। अगर हम उस थॉट को इग्नोर कर दें तो क्या हमारे दिमाग में सेकंड थॉट आता है? अगर हम उस सेकंड थॉट को भी नेगलेक्ट कर देते हैं तो क्या हम तीसरा चीज़ सोचने के काबिल हैं? मतलब कि सोच सकते हैं। तो अपने माइंड को कम से कम इतना कैपेबल तो होना चाहिए। तो जो उसके बाद की घटना है ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है, क्योंकि ये जो घटना है जो मैं अभी इसका जिक्र करूँगा, ये मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, लेकिन इसके 3 साल बाद मुझे समझ में आया कि ये चीज़ मेरी सोच पे सचमुच हावी है। एक बार लेखक गुलजार जो थे हमारे शहर में आए थे, तो हम उनसे, जो बच्चों की एक टोली उनसे बात करने गई, तो उस टोली में मैं भी था। तो सब बच्चों ने उनसे सवाल किया, बहुत अच्छे सवाल किए और सबका उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, सबका जवाब दिया उन्होंने। तो मैंने भी एक सवाल किया। तो मैंने सवाल किया था कि मुझे कैसी रचनाएं लिखनी चाहिए, बच्चों जैसी कि बड़ों जैसी? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि तुम अपनी उम्र में अब बड़ों जैसी रचनाएं लिखने लगे हो, तुम्हें वैसी रचनाएं नहीं लिखनी चाहिए। तो मैंने पूछा मुझे कैसी लिखनी चाहिए, बड़ों जैसी कि बच्चों जैसी, या फिर तुक में लिखूं कि अतुक में लिखूं, किस तरह की रचनाएं अच्छी होती हैं? तो उन्होंने बस 2 लाइन कहा और मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि सबको उन्होंने बहुत लंबा आंसर दिया, मुझे केवल 2 लाइन ही आंसर दिया। तो उन्होंने आंसर दिया कि अगर तुम्हें घास नीला दिखता है तो उसको नीला लिखो, और अगर तुम्हें घास लाल दिखता है तो घास लाल लिखो, और अगर तुम्हें घास हरा नहीं दिखता है तो घास को हरा मत लिखो। उन्होंने ये कहा था। तो उस वक्त मैं इसको उतना अच्छा से समझ नहीं पाया था कि ये क्यों उन्होंने कहा कि घास नीला दिखता है तो घास को नीला लिखो, घास लाल दिखता है तो घास को लाल लिखो, और अगर घास हरा नहीं दिखता है तो घास को हरा मत लिखो। लेकिन जब 3 साल बाद मैं एक निबंध लिख रहा था तो ये बात मेरे माइंड में अचानक से स्ट्राइक किया और कहा कि यही तो मतलब बात है कि अगर हमें सच दिखता है तभी हमें कहना चाहिए, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तभी कहना चाहिए, जो कि ऐसा अब नहीं होता है। अगर कोई चीज़ हम किसी और के ओपिनियन से, हमारा ओपिनियन क्यों अफेक्टेड हो? तो ये जो चीज़ है कि घास को नीला दिखना, मतलब कि बच्चा जो ओरिजिनली सोचता है, जो उसके माइंड में किसी चीज़ को देख कर आता है, उसको वो चीज़ लिखना चाहिए। ये नहीं कि अगर उसके माता पिता बताते हैं उसको कि ये बेटा ये ऐसा चीज़ है, ये ऐसा चीज़ है, तो ये मतलब ये हो गया कि एक चश्मा से उसने अपनी सोच का एक चश्मा लगा लिया है। और जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, वो यही चीज़ करता है, हमारी सोच का एक चश्मा लगा लेता है
इसलिए मतलब 90% ऑफ बच्चे जो मेरे क्लास के वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, और बस जो बच गए वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो एक अपने सपने को, अपने सोच को, हर चीज़ को एक चश्मे से देख रहे हैं। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसने इस चश्मे को हटाया नहीं। वो इतने साल तक पढ़ते रह गए मगर ये चश्मा नहीं हटा पाए, कभी साफ़ नहीं कर पाए। तो कुछ सवाल है जिसको पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जब देखते हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो रहा है तो कुछ सवाल है जिसको सभी को अपने बच्चों से पूछना चाहिए या फिर खुद से पूछना चाहिए। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी उंगलियां थाम कर बड़े हो रहे हैं, तो क्या हम ये समझते हैं कि वे हमारी सोच की उंगलियां थाम कर बड़े हो रहे हैं? मतलब उनका शरीर हमारी देख रेख में बड़ा हो रहा है मगर क्या उनकी सोच हमारी देख रेख में बड़ी हो रही है? जब हम कहते हैं कि हमारे बच्चे, तो ये सब चीज़ें मतलब अब हम जो आजकल के बच्चे हैं वो बेसिकली अभी तीन दुनिया से जूझ रहे हैं। सही बात है। तो बेसिकली आज के बच्चे चार दुनिया से जूझ रहे हैं। हम कहें तो चार दुनिया से। एक दुनिया जो उनकी किताबों में है, एक दुनिया जो उनके मोबाइल फ़ोन में है, और एक दुनिया जो उनके मस्तिष्क में है, और एक दुनिया जिसमें वो जी रहे हैं। तो वो अधिकतर तो उस दुनिया में उलझे रहते हैं जो दुनिया उनके फ़ोन में है। उसके बाद जो फुर्सत मिलता है वो उस दुनिया में चल जाते हैं जो दुनिया उनके किताबों में है। और कभी कभी वो जाकर जब खिड़की से झांकते हैं तो मालूम चलता है वो जिस दुनिया में जी रहे हैं वो भी एक दुनिया है, मगर एक दुनिया जो है वो हमेशा छूट जाती है, वो दुबक जाती है, वो जो उनके अंदर की दुनिया है। मतलब वो कभी बाहर एक्सप्लोर तो करते हैं लेकिन कभी अपने अंदर एक्सप्लोर नहीं करते हैं कि हाँ मतलब वो सब कुछ के बारे में जान गए, वो सारे पढ़ाई के विषय सब चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है वो तो कभी जाने ही नहीं। मतलब कभी वो खुद के अंदर एक्सप्लोर ही नहीं किए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने सोच के अंदर, अपने अंदर एक्सप्लोर करें। और ये सब चीज़ कैसे करेंगे? जब हमारा एजुकेशन वैसा होगा, जब हमारी शिक्षा व्यवस्था वैसी होगी जो उन्हें बताएगी कि तुम्हारे अंदर भी एक दुनिया है जिसको तुम्हें एक्सप्लोर करना है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम अपने अंदर ही नहीं देख सकते हम, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम सेल्फ कॉन्शियसनेस को जानते हैं? हम कैसे अपने अंदर का, अपने दिल का आवाज़ सुन सकते हैं? ये सब भी एक चीज़, एक शिक्षा है जिसको पढ़ना ज़रूरी है। और फिर से कुछ लोग हैं जो सोच सकते हैं कि शिक्षा और सोच में क्या जुड़ाव है। तो भाई जो शिक्षा है वो सोच को सही करने के लिए, मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आपका सोच सही नहीं होता है तो वैसी शिक्षा बेकार है जो आपकी सोच को सही नहीं कर सके। क्योंकि अब अगर अभी हमने एक घटना देखा था बॉयज़ लॉकर रूम का, तो वो जो बच्चे थे वो एक अच्छे महंगे स्कूल में थे जिसे हम एक अच्छा स्कूल का पर्याय कहते हैं। वो वैसे स्कूल में 10 साल से पढ़ रहे थे, और उसके बाद जो बॉयज़ लॉकर रूम की घटना होती है ये क्या कहती है कि हर क्लास के साथ उनकी सोच भी पास हो रही थी जिसे पास नहीं होना चाहिए। तो वैसी सोच अगर हम 10 साल पढ़ने के बाद भी हमारी सोच वैसी ही रह जाती है तो फिर वैसे स्कूल में भी जाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारी सोच ही सही नहीं हो पाती है। अब जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, मतलब जो भी इसे देखेगा इस वीडियो को, तो पहले इस क्वेश्चन को सुने तो वो सोचे। अगर सोचे, या हो सकता है कि अपने बच्चों से पूछ सकता है कि मैं जब एक कविता लिख रहा था तो मैं लिख रहा था कि मैं एक गली में जाने से जब भी मैं स्कूल जाता था तो मुझे एक गली से होकर निकलना पड़ता था, और उस गली में बहुत सारे कुत्ते होते थे जो बहुत भौंकते थे, तो बहुत डर लगता था मुझे उस गली से जाने में। तो मैं सोचता था कि किसी तरह से ये गली हट जाए या दूसरा रास्ता निकल जाए जिससे मैं जा सकूं, तो मुझे कुत्तों से डर नहीं लगेगा। तो मैं एक दिन बैठा लिखने के लिए, तो मैं सोचा इसी पे लिखता हूँ कि मुझे कुत्तों से डर लगता है। तो जब मैंने सोचना शुरू किया तो मैंने सोचा कि क्या मुझे सचमुच गली में कुत्तों से डर लगता है? ये सही में एक सवाल है, आप सभी सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या हमें गली में कुत्तों से डर लगता है? तो फिर क्या हुआ, मैं जब सोचा तो मैंने सोचा नहीं, मुझे दरअसल अगर कोई कुत्ता चुपचाप बैठा हुआ रहेगा तो मुझे उसे क्यों डर लगेगा? मुझे तो डर लगेगा, तो मुझे तो डर लगता है कि अगर कुत्ता भौंकता है तो मुझे कुत्ते के भौंक से डर लगता है। मुझे कुत्ते से डर आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स बट ऑफ देयर बार्क्स, मतलब कि कुत्ते के भौंक से डरता हूँ मैं। मगर जब मैंने फिर सोचना शुरू किया तो मैं सोचा क्या मुझे उनकी भौंक से ही डर लगता है।
नहीं, तो फिर जब मैं और सोचा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे उनकी भौंक से भी डर नहीं लगता है। मुझे डर तो लगता है कि वे मुझे काट ना ले, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बेसिकली मैं अपने नुकसान से डरता हूँ। मैं कभी कुत्तों से डरता ही नहीं था, ना कोई उनकी एक्टिविटीज़ है। मैं केवल अपने नुकसान से डरता हूँ। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो हमें सोचने पे, हमारी सोच को आगे करती है कि हम कैसे एक फेज़ को हटा के दूसरे फेज़ का सोच सकते हैं, दूसरे स्टेज, तीसरे लेवल पर जाके सोच सकते हैं। तो हमें सोचना चाहिए। और सही बात है कि हम एग्ज़ाम में भी फेल करने से डरते हैं, किसी भी चीज़ से। तो हम किसी दूसरे चीज़ से नहीं डरते हैं, हम केवल अपने और अब बस मैं लास्ट में बिहेवियर के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारी सोच किस तरह से बड़ी होती है, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया, अब हमारा जो बिहेवियर है वो भी किस तरह से बड़ा होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक घटना बताऊँ, आपके सामने जिक्र करना चाहूँगा कि जब मुझे स्कूल से निकले 1 साल हो गया था और हम लिखते थे कहानियाँ, कविता खूब लिखते थे। तो उस समय क्या हुआ कि हम लिखते लिखते अचानक कुछ मतलब कि बड़ों जैसी रचनाएँ करने लगे थे। मतलब उनका कहना था कि तुम लोग बच्चों जैसी घास फूस, जैसे घास फूस नहीं, मतलब जैसे सूरज चाचू, चंदा मामा, ऐसी ऐसी रचनाएँ लिखो। तो हमें कहा गया, लेकिन अब जो हमारा मन था वो थोड़ा सा ऊपर जाने लगा और अब हम कुछ फ़िलॉसफिकल भी बातें लिखने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि अभी ये तुम्हें ऐसी चीज़ें अभी नहीं लिखनी चाहिए, ये बच्चों जैसी चीज़ें नहीं है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें बच्चों की तरह चीज़ें लिखनी चाहिए। तो मतलब हमने अपने माइंड में बच्चों की एक परिभाषा बना के रखी है। ओके स्मृति, थैंक यू। तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ? तो मैं कुछ देर और थोड़ा सा और कंटिन्यू करना चाहूँगा। तो हमने बच्चों की एक परिभाषा बना के रखी है कि बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों को खिलौने पसंद है। अगर कोई बच्चा वैसा नहीं हो जैसा हम सोचते हैं, तो क्या वो बच्चा नहीं होगा? अगर कोई बच्चा बड़ा जैसा हरकत करता है तो क्या वो बच्चा नहीं होगा? तो बच्चा कैसा भी हरकत करे, मतलब कैसा करने का अर्थ है कि मतलब कि अगर वो थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है तो वो भी बच्चा है। और यही कारण है कि जो हमने अपने माइंड में एक परिभाषा सेट की हुई है कि हम किसी दूसरे जेंडर के बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब कोई बच्चा जो है वो एक लड़के जैसा बिहेव नहीं करता है या फिर लड़की जैसा बिहेव नहीं करता है, वो एक अलग ही रूप से बिहेव करता है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि वो भी एक जेंडर है। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसजेंडर चाइल्ड्स। सो तो उसके बाद